Hello friends, my name is Jayati Dubey. This is my first lecture on Indian polity, and in this video I am going to explain about the historical background first as given in the M. Lakshmikant book 6th edition chapter 1. So these are the contents which I am summarized, the contents of this book, and firstly I am going to start with the historical background. So let's start. In 1600 AD, the Britishers came to India as traders. तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ट्रेडिंग कब शुरू की थी 1600 AD में एज़ पर द चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ ट्रेड करने के लिए। उसके बाद बहुत से इवेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 1757 में बैटल ऑफ प्लाजी भी हुआ था, और भी इवेंट्स हैं, लेकिन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1765 का इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ब्रिटिशर्स को दीवानी मिल गई बंगाल, बिहार और ओडिशा की। सो दीवानी का क्या मतलब है? दीवानी मीन्स राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, ठीक है। और दिस स्टार्टेड द करियर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज द टेरिटोरियल पावर। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। सो हाउ दे गॉट द दीवानी? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, जिस पे मुगल एम्परर शाह आलम नवाब ऑफ अवध लड़े थे और वो लोग हार गए थे, और उन्हें दीवानी देनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और ओडिशा की। तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री बुक में और भी चीज़ें दी हैं, जैसे कि मुगल एम्परर शाह आलम है, वो मतलब उनको सब्सिडी दी जाएगी, एनुअल सब्सिडी, और नवाब ऑफ अवध को पेंशन दी जाएगी, ठीक है, उसके एवज में जो वॉर वो हारे हैं। तो और यहाँ पे दीवानी मिल जाएगी ब्रिटिशर्स को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है 1765। उसके बाद 1858 में सेपॉय म्यूटिनी हुई थी, जिसको हम 1857 में सेपॉय म्यूटिनी हुई थी। और उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? इट टुक द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया टिल इंडिपेंडेंस। तो जो 1857 की वॉर है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि वही वो वॉर थी जिसमें बहुत सारे हमारे किंग्स, क्वींस, जैसे रानी ऑफ झांसी है, और बहुत से लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और विद्रोह शुरू किया था। तो हमारे जो सिपाहीज हैं, जो हमारे सिपाही जैसे मंगल पांडे जो हैं, जो ब्रिटिश आर्मी में जॉब करते थे, तो उन लोगों ने की थी, बिकॉज ब्रिटिश जो एनफील्ड राइफल लेकर आए थे उसमें जो कार्टिलेज यूज़ होता था उसमें काऊ और पिग का फैट यूज़ होता था, जो कि अनएक्सेप्टेबल था, ठीक है, इंसल्टिंग था इंडियंस के लिए, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स के लिए। तो इसलिए उन्होंने म्यूटिनी की थी। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, अब हमें भी यहाँ पर थोड़ा दखल देने दीजिए। तो हम तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं गवर्नेंस की। तो ऐसा क्यों किया था ब्रिटिश क्राउन ने? इसकी कुछ रीजंस हैं। जैसे ब्रिटिश क्राउन, एक्चुअली द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वेरी करप्ट, सो द ब्रिटिश क्राउन वॉज जेलस। ब्रिटिश क्राउन को लगता था कि दे शुड ऑल्सो एस्टैब्लिश क्लेम ओवर द केक, यानी कुछ फ़ायदा उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था चार्टर दे के, है ना। तो द डिस्प्ले ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वांटेड टू डिस्प्ले द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कुछ रीजंस थे। अब यहाँ से शुरू होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो मैंने बताया। अब यहाँ से दो बातें शुरू होती है। पहली चीज़ कि कंपनी रूल और क्राउन रूल। तो ये जो कंपनी रूल है, इसमें जितने भी एक्ट्स हैं उसको हम कंपनी रूल के अंडर ये सारे एक्ट्स आएंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ब्रिटेन का जो क्राउन है, जो पार्लियामेंट है, वो एक्ट पास क्यों कर रहे थे? इस वजह से पास कर रहे थे क्योंकि वो रेगुलेट करना चाहते थे, है ना। यहाँ पर उनका भी दखल हो, उनको भी कुछ प्रॉफिट मिले, ये वो चाहते थे। तो इस वजह से वो कुछ कुछ एक्ट्स लेके आते रहते थे। तो जो कंपनी रूल है वो है 1773 से 1858 तक का। और जैसा कि मैंने बताया कि क्राउन रूल, यानी कि अब डायरेक्ट गवर्नेंस, ये जो क्राउन है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, दे विल एंगेज इन द डायरेक्ट गवर्नेंस ऑफ इंडिया, तो उसको बोला गया क्राउन रूल। और ये 1858 से लेके 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तब तक ये चला। सो इस वीडियो में मैं दो एक्ट्स अभी डिस्कस करने वाली हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और अमेंडिंग एक्ट 1781। सो बेसिकली जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो उसके फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि ये जो मैंने स्टार बनाया है, चार्टर एक्ट 1813, इसके ऊपर दो क्वेश्चन बैक टू बैक आ चुके हैं, मतलब एक क्वेश्चन बैक टू बैक आया है 2018 के प्रीलिम्स में भी और 2019 के प्रीलिम्स में भी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन है 2019 के प्रीलिम्स का, जो चार्टर एक्ट पे आया था कि कौन सी चीज़ें करेक्ट है चार्टर एक्ट के बारे में। यू कैन पॉज एंड सी।
एंड वैसे ही 2018 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। इसीलिए एक्ट के फीचर्स हमें पता होना चाहिए कि उस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था, उसके फीचर्स क्या थे, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट 2 एक्ट्स कवर कर रही हूँ एंड नेक्स्ट एक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। सो पहले शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, इसका इंपॉर्टेंस ये है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स। उन्होंने दखल देना वैसे कब से शुरू किया था? 1858 से उनको गवर्नेंस, डायरेक्ट गवर्नेंस शुरू हुआ था, यानी कि वो अपने काउंसिल वाउंसिल बनाया उन्होंने, सॉरी यहाँ के डायरेक्ट गवर्नेंस में उन्होंने इंटरफेयर करना, मतलब डायरेक्ट गवर्नेंस लेके आए। और उसके पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो फर्स्ट स्टेप था जिसमें उन्होंने रेगुलेट करना चाहा, कंट्रोल करना चाहा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो ट्रेडिंग के लिए आई थी, लेकिन अब उनको वो कहा गया कि आपकी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव 2 फंक्शंस होंगे जो आपको देखने हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें थी। उसके अलावा एक बात और थी कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो हाउ, लेट्स सी। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से तैयार किया। सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है अब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाया जाएगा, और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे, जिसमें चार मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि इसके अंडर आएगा, ठीक। उसके अलावा अभी तक जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास इंडिपेंडेंट थे, मतलब अलग अलग काम कर रहे थे, वो अब इनके नीचे हो जाएंगे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट विल बी स्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा in 1774 and it will comprise of 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ये बोला गया, ये था एक इम्पॉर्टेंट फीचर। और जैसे तीसरा फीचर ये था कि जैसे अभी होता है ना, गवर्नमेंट जॉब में जो लोग होते हैं वो अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, कोई गिफ्ट्स नहीं ले सकते हैं, तो उसी तरीके से रिश्वत, एक तरीके से रिश्वत नहीं लेना है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल होगा। ये भी कौन सी एक्ट में कहा गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। देन कोड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, ठीक है। दे वॉन्टेड टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। उसके लिए दे एस्टैब्लिश द कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोड ऑफ डायरेक्टर्स था क्या? इट वॉज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी एंड दे विल रिपोर्ट ऑन द रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ओके, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये डिसाइड किया गया। तो ये कोड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट करेगा डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को अबाउट द सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ओके, ये डिसाइड किया गया। नाउ इस एक्ट के डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए एक अमेंडमेंट आया 1781 का एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। सो दिस, द बेसिक फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज दैट इट एक्सेम्प्टेड द फॉलोइंग फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे अलग रखा गया इनके ऑफिशियल एक्शंस को, ठीक है। इनको एग्जेम्पशन मिला। किस किस को मिला? पहला चीज़, ये गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, कि मतलब अब इनको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से अलग रखा जाएगा। दूसरी चीज़, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। सो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, यू नो, फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। एंड थर्ड, रेवेन्यू मैटर्स। It excluded the revenue matters and matters arising in collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court. तो इन 3 चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction से अलग रखा गया, ठीक है, ये अलग अलग हो गए, ये इंपॉर्टेंट चीज़। सो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फिर सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction में क्या आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction में ये आएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction में क्या कवर होगा? इट लेड डाउन दैट the following will be all the inhabitants of Calcutta will be administered under the Supreme Court, ठीक है। So ये it provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta and also administer personal law of defendant. Personal law of defendant क्या है? Hindus were to be tried according to Hindu law and Muslims were to be tried according to the Mohammedan law. इसको बोलते हैं personal law of defendant. इसके अलावा फिर एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो फ्रेम करेगा रूल्स और रेगुलेशन, किसके लिए? प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स के लिए। और प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाके कर सकते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई। तो ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर फीचर्स थे। हमने कवर किया रेगुलेटिंग एक्ट एंड अमेंडिंग एक्ट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल एक्सप्लेन अबाउट ऑल दीज एक्ट्स।
Thanks for watching. See you in the next video. Have a nice day.